हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं आज लाया हूँ आपके लिए न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड से। बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, अच्छी न्यूज़ है। अगर आप मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई भी वित्तीय रूप से कोई भी सेवा करते हैं या काम करते हैं, अकाउंट का काम करते हैं, वैसे भी अगर इंडिया में या फॉरेन में वित्तीय से संबंधित, पैसों से संबंधित, मुद्रा से संबंधित कोई भी न्यूज़ है तो आपको बिजनेस स्टैंडर्ड जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा न्यूज़पेपर आता है। अगर आपके पास नहीं पहुंच पा रहा तो मैं आपको इसकी सारी न्यूज़ दूंगा जो आपके मतलब कि आप देख सकते हो, सारा न्यूज़पेपर देख सकते हो, क्योंकि हर न्यूज़ हमारे जीवन को, लाइफ को, डेली लाइफ को इफेक्ट करती है। तो आप देख लेना जो आपको अच्छी लगे। अगर आपको डिटेल में न्यूज़ चाहिए कोई तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है, सारी न्यूज़ मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। मैं ऊपर की आपको कुछ कुछ बातें बता दूंगा कि न्यूज़ में क्या है, आप देख लेना, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है आप लोगों के लिए। आज शुक्रवार है, 4 नवंबर 2022 का ये न्यूज़पेपर है, इसकी मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है। ये न्यूज़ आप देख ही रहे होंगे। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार बना रही है नए नियम। ई कॉमर्स कंपनी आप जानते होंगे, जैसे जो हम सामान मंगवाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुई, अमेज़ॉन हुई, नायका हुई, ये सब कंपनी जो है ई कॉमर्स कंपनी में मानी जाती है। तो इससे हम जो भी सामान मंगाते हैं, अभी तक इसके लिए ज़्यादा कानून नियम नहीं है, तो सरकार इनके लिए नियम ला रही है। किस चीज़ से संबंधित? डेटा से संबंधित। जो हम कुछ भी सामान मंगाते हैं तो हमारा डेटा इनके पास पहुंच जाता है कि क्या हम मंगाना चाह रहे हैं, किस चीज़ से संबंधित हमें, क्या चीज़ हमें पसंद है, क्या नापसंद है, किस चीज़ पर हम क्लिक करते हैं। बहुत सारी डाटा इनके पास रहता है। हम सोचते हैं कुछ चीज़ नहीं, लेकिन ये हर एक चीज़ का एक डाटा होता है जो इनके पास, इनके सर्वर पे इकट्ठा होता रहता है, और इसी डाटा को ये आगे सेल करते हैं। बहुत सारी कंपनियां इस डाटा को खरीदने के लिए इनको पैसा देती हैं। इसी डाटा से संबंधित सरकार अब नई नियम ला रही है। ये जो न्यूज़ है इससे संबंधित है। तो ये न्यूज़ है हम सबके लिए। हर एक आदमी आजकल ई कॉमर्स से कुछ ना कुछ सामान मंगाता ही है। आजकल हर फैमिली, चाहे गांव हो, शहर हो, कस्बे तक में हर कोई सामान मंगा रहा है इनसे। ये अगस्त 2021 तक भी सरकार ने इनको निर्देश दिए थे कि आपकी जो भी प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं, लेकिन अभी तक जो संशोधित जो नियम है ना, वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। सरकार नई गाइडलाइन लाने वाली है। तो ये न्यूज़ देख ली हमने, आगे बढ़ते हैं। पर आप लोगों से मेरी इतनी ही विनती है, मैं सुबह सुबह आपके लिए न्यूज़ बनाता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें, न्यूज़ देख सकें, और अपनी जो आप मार्केट में सेल बाय करते हैं या कुछ भी करते हैं वित्त से संबंधित, तो न्यूज़ आपके लिए है। आपके लिए ही मैं सुबह उठ के मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आपसे इतनी ही विनती है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। वीडियो जो बनाता हूँ सीधा आपको मिल जाए, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो आप तक पहुँच नहीं पाती। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपको कोई अलग से पैसा देना नहीं पड़ता, चार्ज नहीं देना पड़ता, बस वीडियो आप तक पहुँच जाती, इतनी ही है सब्सक्राइब से। तो लाल बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, बस वीडियो को लाइक कर देना। ये न्यूज़ देख लेते हैं हम। HDFC से संबंधित न्यूज़ है। ये आवास ऋण कंपनी है जो HDFC, उसका ये शुद्ध लाभ आया है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आया है इस कंपनी का। तो जो शुद्ध लाभ जो इसका है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 18% बढ़कर आया है। ठीक है ना। कंपनी ने 4,400 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये जो 4,454 करोड़ है, ये आफ्टर टैक्स है। एक तो टैक्स से पहले की कमाई दिखाई जाती है, एक टैक्स के बाद की कमाई दिखाई जाती है। तो ये कमाई है जो दिखा रहे हैं 4,454, ये आफ्टर टैक्स है। ये जो कंपनी बता रही है, इसका जो आय है वो 13% बढ़ा है। वो क्या है? 4,639 करोड़, मतलब 4,639 करोड़ रुपए, जो पहले के मुकाबले 13% बढ़कर आया है। अगर हम बात करें शुद्ध ब्याज मार्जिन की, वो 3.4% रहा है इस बार। जो ब्याज पे जिनका मार्जिन आता है, उससे हमारी जो इनकम होती है वो ये है, 3.4% बढ़कर आया है। एक साल पहले की अगर हम बात करें तो तब इनका 3.6% था। ठीक है, एक सकल NPA होता है, इसका घटना हर कंपनी के लिए, हर बैंक के लिए अच्छा होता है। सकल NPA इनका इस बार 19% घटा है। ठीक है, अगर हम बात करें सितंबर तिमाही के आखिर में, तो अब ये रह गया है 1.59% रह गया है। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। HDFC के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, करने की सोच रहे हैं, तो HDFC अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके जो आधार आए हैं, जो उसका डाटा निकल के आया है अभी सितंबर महीने का, बहुत अच्छा है। जो अगली न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं, ये न्यूज़ है, ये सरसों से संबंधित है। GM सरसों, सरकार नई तकनीक के बीज ला रही थी
जो सरसों का उत्पादन होना था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसका केस अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी देख रहे थे। उसी के संबंधित सरकार ने अभी तक ये इस पे रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को है। सरकार ने इसके लिए कुछ जवाब मांगा है। सरकार जो याचिका लगाई गई थी उसमें बताया गया था कि जो ये नए बीज हैं ये सही नहीं है, ये दूसरी जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे और खुद ये जो फसल होगी इससे ये हानिकारक है। तो उसी संबंधित ये न्यूज़ है। सरकार नए बीज लाई थी कि इससे हम अच्छी बुआई करेंगे, अच्छी पैदावार होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी ये फसल नहीं लग सकती जब तक ये पूरा मामला नहीं निपट जाता। तो इससे संबंधित न्यूज़ है, आप देख लेना। याचिका मैंने आपको बता ही दिया है और ये इनका नाम है अरुण रोडिक्स की ओर से याचिका लगाई गई थी, अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये अगली न्यूज़ है। जो अगली न्यूज़ है ये आप देख रहे हैं, ये वित्तीय सलाह से संबंधित है। जो वित्तीय सलाह देते हैं जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। कोई भी जो मार्केट में किस शेयर को कब खरीदना है, कब बेचना है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किसका म्यूचुअल फंड हमें लेना है, कब बाहर निकलना है, किस इंडेक्स में हमें निवेश करना है, तो इससे संबंधित ये न्यूज़ है। उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, वित्तीय सलाहकार। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बता रहे हैं कि कब किस वक्त आपको किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। तो उसी संबंधित से भी इसके लिए कानून ला रहा है, क्योंकि कोई भी वित्तीय सलाह ऐसे नहीं दी जा सकती जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो। तो उसी को रोकने के लिए लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो वित्तीय सलाह दे रहे हैं, लोगों को निवेश करने के लिए कह रहे हैं, किस में निवेश करना है वो निर्धारित कर रहे हैं, लोग उनकी बात भी मान रहे हैं। तो उन्हीं को सही दायरे में लाने के लिए नियम बना रही है सरकार। तो उससे संबंधित न्यूज़ थोड़ा देख लेते हैं। उनकी जवाबदारी निर्धारित करने के लिए स्पष्ट मापदंड हो, सेबी की ओर से दिशा निर्देश लाने की। अभी तक कोई ऐसा कानून है नहीं, लेकिन लाने की तैयारी चल रही है। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता थी न्यूज़, तो ये अगर आप भी ऐसी कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें बता रहे हो लोगों को कि हाँ भाई किस में निवेश करना है, तो ये न्यूज़ आपके लिए है, या आपके आसपास कोई ऐसा बना रहा हो तो उनके लिए न्यूज़ है। आपके लिए भी अच्छी है कि आप समझ सकते हैं कि हर कोई जो यूट्यूब पे बता रहा हो कि किस में निवेश करना है, तो उससे आप संबंधित, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। आप उनकी बात मानते हैं नहीं मानते, ये आपका खुद का डिसीजन है। ठीक है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है बताने का, क्योंकि ऐसी कोई वित्तीय सलाह वही दे सकता है जिसके पास सेबी के द्वारा पंजीकृत राइट होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं आगे की न्यूज़। ये न्यूज़ हम देख लेते हैं। कॉग्निजेंट ये आईटी कंपनी है जो नैस्डैक पर भी रजिस्टर्ड है। ठीक है ना। तो ये उस न्यूज़ क्या बता रही है, न्यूज़ कह रही है कि जो कर्मचारी हैं वो लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं, मतलब कंपनी को छोड़ रहे हैं। उनके कंपनी से निकलने के कारण, जाने के कारण कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की चौथी तिमाही में जो उसका राजस्व है वो पहले के मुकाबले 0.2% की गिरावट आई है। अब ये लुढ़क कर 1.2% रह गया है। कंपनी को ये भी उम्मीद है कि 2023 तक ये 7% होगा, जबकि पहले इसका अनुमान 8.5% रहने वाला था, जो 9.5 तक ही लगा रहे थे, लेकिन अब घटकर से 7% हो गया। सिर्फ क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं आईटी सेवा जो देते थे वो लगातार इस कंपनी को छोड़ रहे हैं। ठीक है ना। इसी तिमाही के दौरान अगर हम बात करें, राजस्व 4.9 अरब डॉलर रहा, जो स्थिर मुद्रा 5.6 के लिहाज से कम है। तो ये कंपनी का मानना है। नैस्डैक सूचीबद्ध है आईटी सेवा में। साथ में कंपनी ने ये भी घोषणा करी की है कि 2023 में हम वेतन में वृद्धि करेंगे और पदोन्नति भी करेंगे, मतलब प्रमोशन जिसे कहते हैं, वो प्रमोशन भी हम आपको देंगे 2023 तक। ये कंपनी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि कोई भी अब नौकरी छोड़ के ना जाए, कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं वो करते रहें। ये सिर्फ ऐसी एक ये कॉग्निजेंट ही कंपनी नहीं है जहां लोग नौकरी छोड़ रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट से। ऐसी और भी है। टीसीएस आपने सुनी होगी, उसमें भी 21.5%, इन्फोसिस में 27.1%, HCL टेक में 23.8%, विप्रो में 23% की तुलना में ये वहाँ से ज़्यादा है। लेकिन हर जगह से लोग अब आईटी डिपार्टमेंट से लोग नौकरी छोड़ के अपना कुछ काम करने के ऊपर कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा घाटा हो रहा है आईटी डिपार्टमेंट में, आप देख सकते हैं। तो उससे संबंधित न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब ये न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़ वेदांता और OBCL से संबंधित है। आप जानते होंगे ये लॉजिस्टिक फर्म ओडिशा बंगाल कैरियर लिमिटेड है।
ठीक है। इसने वेदांता कंपनी के साथ अभी एक समझौता किया है, एल्यूमिनियम जो तैयार एल्यूमिनियम है उसको लाने का ये समझौता है। ये समझौता 150 करोड़ रुपए का है और उसकी जो अवधि रहेगी इस कॉन्ट्रैक्ट की 1 साल तक रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतनी ही न्यूज़ थी ये। आओ ये न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़ जो है तकनीकी कंपनी ले रही है ग्रीक श्रमिक की सेवाएं। ग्रीक श्रमिक क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। ग्रीक श्रमिक वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं या किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए किसी स्पेसिफिक काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं। तो उसके लिए ये कारोबार से संबंधित न्यूज़ है। उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि इनकी बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है, कंपनी ज़्यादा इन्हें प्रेफर कर रही है। भारत में जो कारोबार हो रहा है उसका जो तकनीक बदलता जा रहा है कि कैसे हमें काम करना है। अभी जो कोरोना काल आया था उसके बाद इनकी संख्या और बढ़ती जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या सिर्फ पर्टिकुलर काम के लिए इनकी डिमांड ज़्यादा है। अगर हम बात करें तकनीकी क्षेत्र में, जैसे आईटी डिपार्टमेंट होता है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट होता है, डाटा एनालिस्ट के लिए होते हैं, उसमें इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। अगर अभी ये सर्वे हुआ था उसमें देखा गया था, जो हुआ था, किसने बताया ये, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, उसने ये डाटा निकाला था। इसमें भारत के 70 संगठनों में यह सर्वेक्षण करा था। उसमें ये पाया कि 2/3 यानी 65% संगठनों ने 2022 में गिग की नियुक्ति ज़्यादा करी है। ठीक है ना, मतलब ग्रीक मतलब मैंने आपको बता दिया जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। ठीक है ना, किसी भी संगठन ने ये नहीं कहा कि इसमें गिरावट आई है, बल्कि हिस्सेदारी 30% से और आगे बढ़ी है। ठीक है, और इनका ये कहना है कि जो ग्रीक श्रमिक है ना 9 महीने से कम समय के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय पे ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको 12 महीने से अधिक के लिए चुन सकें। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं। ये इनसे बातचीत करी गई थी, उसी बात साथ सवाल जवाब में इनके लिए कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। ये बातचीत जो इन्होंने करी है साइन जेकब के साथ करी गई है। ठीक है ना, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो लीलैंड कंपनी है उसके स्वामित्व वाली जो ये स्विच कंपनी है उसके ये अधिकारी हैं, मुख्य परिचालन अधिकारी, इनका नाम है महेश बाबू। उनसे कुछ विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि स्विच मोबिलिटी को उम्मीद है कि अगले साल इलेक्ट्रिक बसें और बढ़ जाएंगी। मार्केट में इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। ठीक है ना, इनका इंग्लैंड में और अभी अक्टूबर में इन्होंने भारत में बिजनेस स्टार्ट करा है। ये भी बताया कि सितंबर में जितनी बसें बेची गई थी उसमें सिर्फ 39% हमारी हैं। जो अभी मार्केट में चल रही हैं 100 इलेक्ट्रिक बसें तो हमारी चल रही हैं। ठीक है, अशोक लीलैंड द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन ईवीएम ये बढ़ाया जा रहा है। इसका जो मेन मुख्यालय है वो ब्रिटेन में है। इसका ये भी कहना है कि भारत में जो भारत सरकार चाह रही है कि हम बिल्कुल जीरो, ये नेट जीरो जो है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं सबको कम कर दें, उसी के लिए इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। तो इससे आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है और उसी के लिए हम आगे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी है। उससे संबंधित न्यूज़ है, ये अच्छी है क्योंकि इसमें बातचीत उन्होंने बहुत कुछ बताया। बहुत लंबी न्यूज़ है वैसे तो। ये अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी मानी जाती है। ये स्विच को कंपनी प्लेटफॉर्म भी निर्माण चलाने के लिए अन्य चीज़ों के तालमेल का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है इन्हें। ठीक है ना, ये 2 खंड में काम कर रहे हैं। एक तो जैसे बसों के लिए और दूसरा 7.5 टन तक के जो हल्के वाणिज्यिक वाहन होते हैं उसके लिए भी। अब ये काम और भी जगह कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, स्पेन में कर रहे हैं, पश्चिम एशिया में कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में कर रहे हैं, भारत में, अफ्रीका में, अन्य देशों में भी अपना काम चालू रख रखा है। तो बढ़िया कंपनी है। वैसे भी आप जानते हैं अशोक लीलैंड तो वैसे ही बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी ये सहायक कंपनी है स्विच मोबिलिटी। ठीक है ना, ये बसों के लिए स्टार्टअप इन्होंने काम चालू करा है। अब इंडिया में भी इनकी बसें चल रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ सोने चांदी संबंधित है। अगर आप सोने चांदी में को परचेस करने वाले हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देख लेना, सोने चांदी में अभी गिरावट आई है। वैश्विक बाजार में जो ये मंदी का भाव चल रहा है, जो मंदी के कारण ये सब चीज़ें हैं, इसके कारण सोने चांदी में भी गिरावट आई है। अगर हम बात करें दिल्ली सराफा बाजार होता है, उसमें गुरुवार को जो सोने में 402 रुपये की गिरावट आई है, जो अब सोना पहुंच चुका है 50,597 50,597 रुपये पर 10 ग्राम का ये है मूल्य। अगर चांदी की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी की जो चांदी की कीमत है वो है 1,244 रुपये की गिरावट होने के बाद जो कीमत अब है वो है 58,111 रुपये। ठीक है, पर किलोग्राम। ये अभी का भाव चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ है आवास ऋण जो हम
हाउस लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, उससे संबंधित है। ये टाटा कैपिटल की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, टाटा कैपिटल की सहायक कंपनी ही मानी जाती है टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस। ये होम लोन देती है, उससे संबंधित न्यूज़ है। ये अपना बिजनेस और बढ़ाना चाह रही है। ये चाह रही है कि हमें राष्ट्रीय आवास बैंक से 3000 करोड़ रुपए मिले और ब्रांड के जरिए हमें 1000 करोड़ में और जुटा रहे हैं ताकि हम अपना बिजनेस और बढ़ा सकें। कंपनी की योजना है खुदरा और रियल एस्टेट में ज़्यादा हम ऋण मुहैया कराएं ताकि कंपनी का कारोबार और बढ़े। इसी साल 31 मार्च तक जो इनका पोर्टफोलियो था वो 29,311 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,201 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कंपनी की अगर हम बात करें खुदरा आवास ऋण की हिस्सेदारी, जो इसमें हिस्सेदारी है ऋण ये खुदरा आवास में 55% है, ठीक है ना। तो ये उसी टाटा कैपिटल ये हाउसिंग फाइनेंस संबंधित न्यूज़ है, ये मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं और ये न्यूज़ देख लेते हैं। EPFO कवरेज दिल्ली सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। EPFO क्या होता है वो देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, ये कर्मचारी के लिए एक डाटा लागू जारी करा है जिसमें बताया कि दिल्ली सबसे ऊपर है। पहले हम ये बता देता हूँ मैं आपको, ये EPFO होता क्या है, इसका क्या काम होता है। ये जो है एक EPF फंड होता है जो आपातकाल में जो लोग होते हैं जो काम करते हैं कंपनियों में, उनको ये फंड दिया जाता है। जैसे और उनको टैक्स में छूट भी मिलती है, जो टैक्स होता है धारा 80C के तहत इसको छूट भी मिलती है। ये PF तो आपने सुना होगा, हर कर्मचारी का PF खाता होता है, उसी के संबंधित ये न्यूज़ है, ठीक है ना। एक कर्मचारी PF खाते में जो योगदान करता है उसके साथ से छूट दिया जाता है। इसके अलावा EPF योजनाओं के माध्यम से अर्जित जो आय होती है उसको भी इसमें छूट दी जाती है 80C में। ये आपातकालीन एक कोर्स होता है, आप जानते होंगे PF जो हर कंपनी जो भी कर्मचारी काम करता है कुछ उसके हिस्से से सैलरी से कटता है और कंपनी खुद अपने हिस्से से उसके खाते में डालती है। EPFO मॉनिटर करता है, ठीक है। उसी का ये डाटा है जो आपको बता रहा हूँ। उसमें दिल्ली टॉप पर है, गोवा दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर, कर्नाटक चौथे पर, उत्तराखंड 5वें नंबर पर। अगर दिल्ली की बात करें तो 61% आबादी जो कर्मचारी की है वो कवर है इससे। गोवा की 51, हरियाणा की 35, कर्नाटक की 29 और उत्तराखंड की 26। अगर हम निचले पायदान से चलें तो निचले पायदान में सबसे टॉप पर आता है त्रिपुरा, फिर आसाम, फिर मेघालय, फिर बिहार, उसके बाद जम्मू कश्मीर। ये निचले पायदान से हैं। तो इंडिया के टॉप पर जो बैठा है वो दिल्ली है जिसकी 61.5% जो कर्मचारी है वो कवर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ये न्यूज़ देख लेते हैं। ये यूपी में नई औद्योगिक नीति आ रही है, उसको मंजूर भी कर लिया गया है। ये नीति क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर यूपी में 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा तो उसके लिए है, वैसे अलग अलग कोटे में बांटा गया है। 50 करोड़ वालों के लिए अलग, 200 करोड़ वालों के अलग, 200 से 500 और 500 से 3000 तक के, उनको सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। जो यूपी में निवेश करेगा उसके लिए ये न्यूज़ है, ठीक है ना। मतलब उससे संबंधित है। आप भी यूपी में रहते हैं या यूपी से बाहर है तो भी अगर आप यूपी में आना जाना या किसी तो उससे संबंधित न्यूज़ है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को अब रियायतें मिलेगी और ये रियायतें कैसी होंगी? ऑनलाइन। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, जो वो भी होंगे, ठीक है ना। उसमें जो SOU पर हस्ताक्षर होते हैं उसको हस्ताक्षर करने के बाद ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले जमीन फास्ट ट्रैक सिस्टम से मिलेगी। जो फास्ट ट्रैक अब तक धीरे धीरे मिल पाती थी, नहीं मिल पाती, बहुत लंबा टाइम लग जाता था उन्हें कंपनी डालने में, तो फास्ट ट्रैक सिस्टम से उनको ज़मीन मिलेगी। कोई किसान भी अगर चाहता है कि मैं आप कंपनी को या किसी को अपनी ज़मीन देना चाहूँ मतलब निवेश के लिए, तो वो दे सकता है स्वेच्छा से। इसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। उससे संबंधित न्यूज़ है। अगर आपको अगर अलग अलग उसमें चाहिए तो मैं बता देता हूँ। 50 करोड़ रुपए से जो अधिक निवेश किंतु 200 करोड़ रुपए से कम निवेश करेगा उसको वृहद श्रेणी में रखा जाएगा। जो 200 से जबकि 200 से 500 करोड़ के निवेश करने वालों को मेगा श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह 500 से 3000 तक के करोड़ को 500 करोड़ से 3000 करोड़ तक निवेश करने वालों को सुपर मेगा में रखा जाएगा, ठीक है। इसमें यह भी बताया कि अगले साल फरवरी में एक वैश्विक निवेश सम्मेलन किया जाएगा। उसके लिए अलग से पोर्टल का भी उद्घाटन किया जाएगा। जो प्रदेश में जो भी विभिन्न रियायतें दी जा रही हैं, लाभ दिए जा रहे हैं, वो सब उसमें बताए जाएंगे, ठीक है ना, उस पोर्टल पे। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं। कोल इंडिया संबंधित न्यूज़ है। इसकी नीलामी की जा रही है। जो खादान होती है ना, उसकी नीलामी के लिए न्यूज़ है।
ये बता रही है अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होगी, जिसमें 141 खदानें शामिल हैं। इसमें 71 तो नई है और 62 पहले की जो नीलामी थी, ठीक है ना, जो पहले के वाणिज्यिक है उनकी नीलामी होगी। इसमें 8 तो खदानें वो हैं जिनकी नीलामी पहले कराई गई थी लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई थी, दोबारा इसको शामिल करा गया है। और ये भी बताया वाणिज्यिक इसमें कि 64 की नीलामी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो नीलामी संबंधित न्यूज़ है कोल इंडिया की। सरकार ने कहा है कि जो हमारा देश है भारत, ये तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसमें कोयले का उत्पादन है ना ज़रूरी है। तो लेकिन जो इसका खुद की कंपनी है कोल इंडिया, वो उसकी क्षमता के मुताबिक उतना उत्पादन कर नहीं पा रहा, इसलिए बाहर से आयात ज़्यादा करना पड़ता है, उसी लिए अपनी नीलामी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ आप देखना बहुत बड़ी न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है, आप सबके लिए काम की न्यूज़ है, क्योंकि सब पे असर डालती है। महंगाई जैसे बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन इससे बढ़ता जा रहा है, आर्थिक मंदी के संकेत हैं, तो इस चीज़ के लिए बैंक सारी हर देश की सरकार चिंतित है, वहाँ के बैंक चिंतित है ना। ऐसे हमारे देश में भी आरबीआई है, जैसे अमेरिका में फेड है, उसकी आपने न्यूज़ सुनी होगी, वो लगातार महीने दर महीने अपने फेड के रेट बढ़ाता जा रहा है। ऐसे आरबीआई जानते हैं रेपो रेट बढ़ाती है। रेपो रेट वो जैसे जो बैंक होते हैं वो भी आरबीआई से पैसा उठाते हैं, तो उनको किस उस पर मिलता है, उसको रेपो रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो मई में जो रेपो रेट था वो 40 आधार अंक बढ़ा दिया था, जो 4.40% हो गया था। फिर जून में दोबारा रिपो रेट बढ़ाया गया, वो 50% बढ़ा आधार पर अंक बढ़ाकर 4.90 हो गया था, ठीक है ना। फिर अगस्त में दोबारा बढ़ाया रेपो रेट, वो दोबारा कितना बढ़ाया 50 पर आधार अंक पर, ये बढ़ाने के बाद हो गया 5.40। सितंबर में फिर रेपो रेट बढ़ाया गया 50 आधार पर, फिर हो गया 5.90%। तो ऐसे ही लगातार जो है MPC वो ये काम करती है। कौन होती है? मौद्रिक नीति समिति। जो मौद्रिक नीति समिति होती है MPC, वो सबकी समीक्षा करके रेपो रेट को बढ़ाती है। तो ये लगातार बढ़ाई जा रही है, आने वाले समय पर और बढ़ा सकती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ऐसा आगे नहीं होगा, कि आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन कुछ का मानना है ज़रूर बढ़ाए जाएंगे। तो जो विशेषज्ञ है उनकी अपनी राय बटी हुई है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी हालिया में 75 आधार अंक और बढ़ाए हैं। और यहीं पर रिजर्व बैंक समिति दिसंबर उसके बाद कह रही है कि जो भी ये बढ़ा रहे हैं इसमें कुछ सुस्त रफ्तार होगी, मतलब हम इसको कम करेंगे या जो है उसको वैसा ही रहने देंगे, मतलब उसको आगे और आक्रामक नहीं होंगे। जैसे फेड और BOE, मतलब जो इंग्लैंड की है BOE, उसकी तरह हम आक्रामक नहीं रहेंगे। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं मदन सबनवीस, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, MPC सुस्त नहीं पड़ेगी और वो निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी करेगी, ठीक है ना। आप भी ये भी जानते हैं कि हमारी जो करेंसी है लगातार गिरती जा रही है, 20 साल में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, ठीक है ना। इसलिए भी रेपो रेट का बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, उनका ये मानना है। HDFC बैंक के जो प्रधान है अर्थशास्त्री, उन्होंने भी यही कहा है कि ज़रूर रेपो रेट बढ़ेगा और ये बढ़कर 6.5% तक ये करेंगे। तो ये न्यूज़ हम सब पे प्रभाव डालती है, क्योंकि जो बैंक को अगर महंगा लोन मिलेगा तो वो भी आगे लोन महंगा कर देती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो लोन हम लेते हैं, हाउस लोन, किसी कैसा भी लोन लें उस पर। तो ये न्यूज़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। जो ये दूसरी न्यूज़ है ये महंगाई से संबंधित है। जो मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और मंदी के आसार हैं, उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। ये देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ है भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति ने इसने महंगाई दर बढ़ने के मसले पर सरकार को स्पष्टीकरण का मसौदा, जिसे कहते हैं रिपोर्ट, वो भेजी है। और ये कहा है कि इसके लिए हमें कुछ बताया जाए। एक ऐसा पहली बार हुआ है जब मसौदा भेजा गया है, ठीक है ना, इस तरह से संबंधित। ये तो हमेशा RBI और मौद्रिक समिति ही बैठ कर इस पर फैसला करती है। इसमें ये बताया गया जब समिति महंगाई दर का लक्ष्य हासिल करने में विफल हो रही है तब ऐसा करा गया है ना। महंगाई का एक दर होता है जो हमेशा रहना चाहिए 2 से 6% तक का, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसमें रहिए। तो केंद्र की तरफ से एक बयान भी आया है कि MPC ने 3 नवंबर 2022 को ये बैठक करी थी। अभी आज 4 नवंबर है, 3 नवंबर को ये बैठक करी थी, तभी ये फैसला लिया गया। हमेशा सरकार हो, RBI चाहती है जो महंगाई हो ना वो 2 से 6% के बीच में हो, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है
है ना। अगर हम बात करें लगातार 3 महीने की, 3 महीने जो हम 3 महीने तिमाही से देख रहे हैं, वो हमेशा हम देख रहे हैं इसमें विफल होते जा रहे हैं कि 2 से 6% के बीच में रखने में। सितंबर में बात करें तो महंगाई 7.4% तक पहुंच चुकी है। लगातार 9 महीनों में महंगाई की सीमा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए प्रमुख खुदरा महंगाई MPC के 4% के लक्ष्य से लगातार 36 महीने से ये ऊपर चल रही है। तो उसी के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये क्या करें क्या नहीं करें। इसी के लिए RBI और MPC वो ये देख रही है कि हम कहाँ तक इसको कैसे करके रोक पाएँ। तो इसके लिए बैठक की जा रही है, सरकार से मसौदा भेजा जा रहा है, बार बार ये जो रेपो रेट है वो बढ़ाए जा रहे हैं और भी हर जगह कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन महंगाई जो है ना वो रुक नहीं रही। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, अंतर्राष्ट्रीय रीज़न हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। तो उस कारण भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो रूस है ये मुख्य निर्यातक है इसका, किसका, पेट्रोल का और गैस का। और गेहूं जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो है यूक्रेन। तो ऐसी बहुत सारी रीज़न है जिसके कारण ये महंगाई बढ़ती जा रही है। और भी देशों के बीच में आप जानते हैं ताइवान चीन का मुद्दा है, ऐसी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का मुद्दा है। इनके बहुत सारे रीज़न है जो महंगाई इस कारण बढ़ती जा रही है। सबसे चीज़ बड़ी है अभी कोरोना काल गया है। कोरोना काल से बढ़ जाते ही तो धीरे धीरे जो ये चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो चुकी हैं। तो ये सब है। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, बाद में डिटेल में बात करेंगे। ये न्यूज़ देख लेते हैं, येस बैंक से संबंधित ये न्यूज़ है। येस बैंक अपने जो दबाव वाले कर्ज हैं वो JP फ्लावर्स को देगा। अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये दबाव वाले कर्ज होते क्या हैं। जैसे कुछ को नहीं पता हो हिंदी में, मतलब सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे जानकारी आपको सब कुछ है। बैड लोन मतलब इसे, मतलब दबाव वाले कर्ज मतलब बैड लोन इसे कहते हैं। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, जो एसेट बैंक में ऐसे भी होते हैं, NP जिसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे ही ये बैड लोन होते हैं जिसे रिटर्न में लिखा जाता है बैड लोन। जब ये मतलब नहीं चुकाए जाते 90 डेज तक पीरियड में, तब इसे बैड लोन में डाल देते हैं, ठीक है ना। उससे संबंधित न्यूज़ है। अब आगे पढ़ लेते हैं, डिटेल ज़्यादा नहीं लेनी ताकि नहीं तो फिर दिक्कत आती है आगे वीडियो में। येस बैंक वही बैड लोन किसको देगा, JP फ्लावर्स को देगा, ठीक है। अगर हम येस बैंक की ये बात करें प्रॉफिट की, तो इस बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर जुलाई से सितंबर में 32.2% घटकर 153 करोड़ रुपए हो गया। बैंक के इसी एक साल पहले के समान अवधि में 225 करोड़ का लाभ था। अगर बैंक की हम NPA की बात करें, जो भी मैं आपको बताया था NPA क्या होता है, उसका जो है 12.9% रह गया है और यही एक साल पहले 15% था। मैंने आपको बताया ना NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका घटना बैंक के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें बैंक दबाव वाले का, दबाव वाला जो मैंने बताया वो है 54.4%, ये हो गया 583 करोड़ रुपए, ठीक है। प्रावधान कवरेज के अनुपात ये 84% पहुंच गया है। एक साल पहले ये 78.9% था, ठीक है ना। दबाव वाले जो ये लोन है ये तो बड़े हैं, लेकिन जो NP है वो इनका जरूर घटा है, ठीक है ना। अगर हम बैंक के शुद्ध NP की बात करें तो वो 3.6% हो गया है, जो एक साल पहले 5.5 था, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ है क्योंकि 48,000 करोड़ जो हस्तांतरित कर रहा है, उसको हस्तांतरित करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद जो उसका NP है ना वो घटकर 2% से भी नीचे आ जाएगा। ये न्यूज़ देख लेते हैं, ये HDFC लिमिटेड संबंधित न्यूज़ है। ये एकल शुद्ध लाभ आया है इसका सितंबर तिमाही का 18% बढ़कर आया है, ठीक है ना। HDFC एक HDFC बैंक है, ये HDFC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। इसका जो लाभ है सितंबर का 18% बढ़कर आया है। कंपनी की अगर इसी की हम बात करें इसी अवधि की, तो 4,454 करोड़ रुपए कर के पश्चात आफ्टर टैक्स जो लाभ है वो है 4,454 करोड़। इस तरह से उसने बाजार के अनुमान को ही पीछे छोड़ दिया। एक अनुमान लगाया जाता है प्रॉफिट लॉस आने से पहले कि इतना ये प्रॉफिट कमा सकता है या आ सकता है, तो उसको पीछे छोड़कर इसने ज़्यादा प्रॉफिट लिया है। अगर हम बात करें कंपनी के शुद्ध ब्याज की, जो आय सालाना आधार पर 13% की बढ़ोतरी के साथ 4,639 करोड़ मतलब 4,639 करोड़ रुपए पहुंच गई है। जिसे कर्ज में बढ़ोतरी की मदद भी मिली है। कर्ज में जो है कर्ज देती है तो उसमें उसकी बढ़ोतरी हुई है, उससे भी इसे मदद मिली है। कंपनी का ये भी कहना है कि होम लोन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसलिए भी इनका प्रॉफिट अच्छा आया है। आगे बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की, उसका भी लाभ आया है। इंडियन बैंक का जो लाभ है वो 12% के साथ बढ़ा है, 12% बढ़कर 1,225 करोड़ रुपए पहुंच चुका है,
ठीक है। इसी पिछले साल की अगर बात करें तब इनका जो लाभ था, प्रॉफिट था 1089 करोड़ रुपए था। ठीक है। बैंक की कुल आय इस दौरान 12,538 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो पिछले साल सिर्फ 11,440 करोड़ थी। ये न्यूज अच्छी आई है सभी बैंकों के लिए। अगर हम बात करें बैंक की, किसकी, इंडियन बैंक की सकल एनपीए की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूज़ में, इससे पहले एनपीए जब घटता है तो अच्छा होता है, तो इसका एनपीए जो घटा है 226 आधार अंक के साथ घट के 7.30% रह गया है, जो पहले 9.56 था, तो 9.56 से घटकर 7.30 पहुंच गया है। शुद्ध एनपीए जो इसका है वो 176 आधार अंक से घटकर 1.50% रह चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं यूको बैंक की, उसका भी लाभ आया, उसका 1.145%, 145% बढ़ा है पहले के मुकाबले। जो शुद्ध लाभ है सितंबर तिमाही का वो पहुंच चुका है 504 करोड़ रुपए, जो पिछले इसी में 205 करोड़ रुपए था। ठीक है। बैंक के एमडी और जो सीईओ है ओमा शंकर ने ये साफ कहा है, बैंक ने जून 2014 के बाद सबसे बड़ा जो लाभ लिया है वो इस साल सितंबर में जाके लिया है, क्योंकि तब बैंक के जो प्रॉफिट था वो 515 करोड़ था। ठीक है। प्रसाद ने यह भी कहा कि जो रिकवरी में सुधार हुआ है, शुद्ध ब्याज जो आने चालू अच्छे हुए हैं, ट्रेजेडी आय जो कम रही है, जो अन्य लाभ के योगदान है, इसके कारण हमारा जो लाभ है बढ़ता जा रहा है। बैंक की जो अभी जो आय है वो तिमाही में 1189 करोड़ रुपए इनकी ये आय आई है। कोई थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ में आपको बताया भी था कि जो युद्ध चल रहे हैं इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, ताइवान ये सब इन्फ्लेशन रेशियो बढ़ रहा है, उससे संबंधित ये न्यूज़ दोबारा आई है एक, वो मैंने अपनी तरफ से आपको डिटेल में बताया था, लेकिन वैसी ही न्यूज़ देखिए यहाँ पे आ चुकी है। बाजारों के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है, जो ये युद्ध हो रहे हैं वही सबसे बड़ी चिंता है। आप देख सकते हैं इसमें साफ बताया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का युद्ध हो सकता है, चीन ताइवान का युद्ध हो सकता है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसके कारण बाजारों में हालात बहुत बुरे हैं, ब्याज में बढ़ोतरी होती जा रही है। विश्व का कहना है कि बाजार अभी संभावना ऐसी है कि और गिर सकता है। आगे हम ये बात करें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच भी जो अच्छा जो माहौल है वो ठीक नहीं चल रहा है, इनके बीच भी कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ठीक है। खाद्य आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। अगर दुर्भाग्यशील राजनीतिक घटनाएं ऐसे होती रहीं तो अर्थव्यवस्था में महंगाई और वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उत्तर कोरिया ने अभी पूर्वी समुद्र की तरफ कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ी है, जो हथियारों की सीरीज में हो रहे टेस्ट का एक ताज़ा मामला है। अगर हम बात करें, ये अभी खुफिया न्यूज़ आई है कि ईरान अभी देश पर हमला कर सकता है। ईरान जो है वो सऊदी अरब के बीच में विवाद चल रहा है उस पर हमला कर सकता है, ये भी एक खुफिया न्यूज़ चल रही है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही फेडरल ने न अपनी बैठक करी थी, उसमें 75 आधार अंकों पर ब्याज में इजाफा करा है ब्याज दरों में, इसके कारण भी बाजार बहुत गिरा। तो ये सब चीज़ें बाजार के गिरने के कारण और आगे आने वाली दिक्कतें जो साफ दिखाई दे रही हैं, हो सकती है मंदी और इन्फ्लेशन रेट कहाँ तक जाएगा ये अभी कोई भी ढंग से बता नहीं पा रहा। ठीक है। तो यहाँ तक ये न्यूज़ थी। ऐसी ही न्यूज़ आपको मिलती रही। आपको मार्केट में काम करना है, मैंने आपको बताया था, तो आपको न्यूज़ का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक न्यूज़ पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है, पूरे के पूरा चार्ट बिगाड़ देती है, आपकी पूरी स्टडी को ख़राब कर देती है। जितना भी आपने स्टडी करी हो, सोचा हो कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन सब कुछ तो आपको न्यूज़ का पता होना, मार्केट स्टार्ट होने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले, SIP करने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए न्यूज़ पर अपनी नज़र रखे रखना। हर रोज़ मैं आप पे लाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपसे यही चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं सीधा आपको मिल जाए और सीधा आपको सारी जानकारी मिल जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।